तो स्टूडेंट्स, आज हम देखने वाले हैं क्या, तो ठोसों में ऊर्जा बैंड। ठोसों में ऊर्जा बैंड, ठीक है। तो ठोसों में ऊर्जा बैंड जब देख रहे हैं तो यहाँ ठोसों का ऊर्जा बैंड जो बनती है उसके लिए हम कल डेफिनेशन पर बात कर चुके थे, ठीक है। तो ये जो ऊर्जा बैंड होती है वो क्या होती है, तो कोई भी ऊर्जा स्तर जो कि एक दूसरे के नज़दीक समदूरस्थ अर्थात समांतर स्थित होती है उसको हम ऊर्जा बैंड कहते हैं। अब ऊर्जा बैंड जो होती है वो दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की। पहला होती है वो होती है संयोजकता बैंड। क्या होती है? संयोजकता बैंड। संयोजकता बैंड क्या होती है? तो संयोजकता बैंड वह होती है जो कि दो या दो से अधिक मतलब अन्य परमाणुओं से निम्न रूप से संयोग करके बनते हैं, अर्थात इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं। कैसा इलेक्ट्रॉन? संयोजी इलेक्ट्रॉन। संयोजी इलेक्ट्रॉनों का भाग लेना क्या कहलाता है? तो संयोजी इलेक्ट्रॉन मतलब संयोग करके बनता है, जिसमें कोई परमाणु किसी अन्य परमाणु को या तो इलेक्ट्रॉन देगा या तो इलेक्ट्रॉन लेगा, और लेने देने की वजह से उन दोनों का अष्टक क्या हो जाते हैं? पूर्ण हो जाते हैं। इसको संयोजकता बैंड कहते हैं, जिसको वैलेंस बैंड थ्योरी भी बोलते हैं। जान रहे हो, VBT के नाम से जाना जाता है। केमिस्ट्री में आप लोग पढ़ चुके हो, ठीक है ना। तो यहाँ संयोजी इलेक्ट्रॉनों का होना उपस्थित होता है, और इसका विशेषता ये रहती है कि ये क्या होती है, या तो ये पूर्ण रूप से भरी हुई रहती है, पूर्ण रूप से भरा हुआ रहेगा, या तो आंशिक रूप से भरा हुआ रहेगा, ठीक है। दो कंडीशन होते हैं। और या तो ये क्या होते हैं, तो इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन द्वारा, ये संयोजी इलेक्ट्रॉन द्वारा भरा हुआ रहता है, ये या तो पूर्ण भरा होता है या तो आंशिक रूप से भरा हुआ रहता है। ये ऊर्जा ग्रहण करने की स्थिति नहीं देता है, क्योंकि इसमें देखो इसका प्रोबेबिलिटी बताया जाए तो ये क्या करेंगे, ये संयोजी इलेक्ट्रॉन ऐसे इलेक्ट्रॉन होते हैं जो एक दूसरे के संयोग से बनते हैं, और ये जो होती है या तो पूर्ण रूप से भरा हुआ रहेगा या तो आंशिक रूप से भरा हुआ रहेगा। तीसरा इसका कंडीशन ये रहता है कि ये पूर्ण रूप से किसी भी इलेक्ट्रॉन को स्वतः मेरा ही है करके नहीं बोल सकता है। तो उस कंडीशन में वो क्या बोलेगा, तो जैसे कोई भी वर्क को चालू किए हो और दो जने पार्टनरशिप हो, तो वहाँ पर क्या उस दुकान में सभी आय जो होगा उसको आप अकेले ले सकते हो? नहीं, तो उसको खुद का नहीं बता सकते, उसको बोलोगे क्या कि ये हम दोनों का है। तो इसी प्रकार ये जो होती है, तो यहाँ इलेक्ट्रॉनों का योगदान होता है, इलेक्ट्रॉनों का योगदान होता है। तो जो इलेक्ट्रॉनों का योगदान होता है उसमें क्या होता है, तो विद्युत धारा के वजह से ये क्या होती है, किसी ऐसी स्थिति आ जाती है जिसमें ऊर्जा ग्रहण करने की स्थिति को समाप्त कर देती है। जैसे नाइट्रोजन है और यहाँ पर कोई अन्य तत्व है, तो यहाँ पर इसके बाह्यतम कक्ष में इसका परमाणु क्रमांक 7 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं, नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 होता है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर आता है 1s2 2s2 और 2p5, ठीक है। तो 1s2 आया तो ये दो इलेक्ट्रॉन आ गए, इसका अष्टक कंप्लीट है, लेकिन इन दोनों का अष्टक कंप्लीट है क्या? नहीं। तो इन दोनों का अष्टक कंप्लीट करने के लिए ये क्या करते हैं, तो अष्टक पूर्ण करने के लिए, चूंकि इसको कोई अन्य, इसमें कितना आ गया, 7 होता है, सॉरी ये कितना रहेगा, 3 रहेगा, ठीक है। तो अब ये कितना आ गया, 5 बचा है बाह्यतम कक्ष में, 2 तो अष्टक पूर्ण कर दिया, तो इसको चाहिए 3 इलेक्ट्रॉन। कितने चाहिए? 3 इलेक्ट्रॉन। तो 3 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, या तो ये किसी से लेगा या तो 5 इलेक्ट्रॉन किसी को देगा। तो देने में तो उसको आसानी नहीं होगी, क्योंकि हम कल ही पढ़े हैं कि किसी भी नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉनों का वृत्तीय मार्ग में जब कक्ष में गति चलते रहता है तो उसके बाह्यतम कक्ष के जो उपकोष रहते हैं उससे एनर्जी को निकालना आसानी से पॉसिबिलिटी होती है, अर्थात इसके बाह्यतम कक्ष से इलेक्ट्रॉनों को तुरंत वो क्या करेगा, अन्य इलेक्ट्रॉन खींच सकता है। लेकिन एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है तो उसको आसानी से ले लिया, लेकिन दूसरा इलेक्ट्रॉन लेगा तो उसमें थोड़ा कठिनाई होगी। जैसे लकड़ी का गट्ठल पड़ा हुआ है तो उसमें का बाहर का लकड़ी निकालना कितना आसान रहता है, तुरंत से निकाल लेते हैं। लेकिन उसी लकड़ी के गट्ठे के अंदर का लकड़ी निकालने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ता है, बहुत एनर्जी खपत करना पड़ता है। बाहर के जितने भी लकड़ी होते हैं उसको हटाना पड़ता है, तब जाके हम उसके अंदर की लकड़ी को क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो सेम उसी प्रकार ये एटम भी करते हैं।
कोई भी एटम जो होते हैं जिसके बाह्यतम कक्ष में उसके उपकोष की इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, तो बाह्यतम कोष को वो आसानी से निकाल सकता है, लेकिन उसके अंदर को थोड़ा कठिनाई लगेगा, फिर उसके अंदर को और थोड़ा कठिनाई, फिर उसके अंदर को और थोड़ा कठिनाई। तो इस प्रकार इसको 5 इलेक्ट्रॉन देने में बहुत ही जटिलता से कोई अन्य इलेक्ट्रॉन ले सकेगा, कोई अन्य तत्व ले सकेगा। बट यदि उसको 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो वो किसी से क्या करेगा, क्रिया कर लेगा। तो मान के चलो ये नाइट्रोजन है और यहाँ पर हाइड्रोजन 3 है, 3 हाइड्रोजन क्या कर रहे हैं, क्रिया कर रहे हैं, भाग ले रहे हैं। तो एक हाइड्रोजन यहाँ पर है, एक हाइड्रोजन में सिर्फ एक ये रहते हैं इलेक्ट्रॉन, है ना। नाभिक के चारों ओर वो वृत्तीय मार्ग में गति कर रहे हैं तो एक इलेक्ट्रॉन है। इसी प्रकार कहीं एक और हाइड्रोजन उपस्थित है, इसके भी बाह्यतम कक्ष में एक इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ पर कहीं और किसी पॉइंट पर वो जो है उसके नाभिक के बाहर एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। हाइड्रोजन में एक ही रहता है, जान ही रहे हो। तो उस कंडीशन में ये क्या करेगा, इसको आकर्षित करेगा, पेयर बन गया। फिर ये क्या करेगा, यहाँ कोई अन्य रहेगा वो इसको आकर्षित करेगा, फिर पेयर बन गया। ये इसको आकर्षित किया, फिर पेयर बन गया। तो यहाँ पर हम लोगों का नाइट्रोजन जो होती है 3 हाइड्रोजन को आसानी से ले सकती है, लेकिन एक नाइट्रोजन जो होती है अन्य कोई ऐसे तत्व तो नहीं है जिसके 5 इलेक्ट्रॉन को आसानी से ग्रहण कर सके, बिकॉज ये सब बाह्यतम कक्ष में है जिसको वो तुरंत से खींच ले रहा है। लेकिन ये 5 निकालना मतलब इसको तो निकाल लेगा, लेकिन इसके से निकालना थोड़ा कठिन है, लेकिन उससे और अंदर घुसोगे तो और ज़्यादा कठिन हो जाता है ना। जैसे लकड़ी का गट्ठा का एग्जाम्पल बहुत ही परफेक्ट है इसके लिए। अब ये हम जान गए कि इसमें इलेक्ट्रॉनों का क्या होता है, योगदान होता है। उसके लिए एग्जाम्पल भी देख लिए। ये पूर्ण रूप से और आंशिक रूप से दोनों प्रकार के भरे हुए रहते हैं, और इस प्रकार के ऊर्जा स्तर में ये क्या होते हैं, इसकी स्थिति जो है ऊर्जा को ग्रहण करने। अब जैसे 3 इलेक्ट्रॉन ले लिया ये, तो ये NH3 बना लिया, NH3 मतलब अमोनिया बना लिया। तो इसको और किसी चीज़ को बनाने की ज़रूरत है क्या, नहीं। ये तो कंप्लीट एक यौगिक बना लिया जिससे अमोनिया बन गया। तो अमोनिया बना है तो उससे हम लोगों को और कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो उस कंडीशन में यहाँ पर और इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण किया जा सकता है क्या, नाइट्रोजन के द्वारा, नहीं। तो इस प्रकार एक ऐसी स्थिति आती है कि विद्युत क्षेत्र की ऊर्जा में बैंडों के इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान के वजह से उसकी अष्टक कंप्लीट होने के बाद वो कोई प्रकार से उसको इलेक्ट्रॉनों का ग्रहण नहीं कर सकता। अब देखो इसको ग्रहण क्यों कर पाया, इसके बाह्यतम कक्ष में एकक है। हाइड्रोजन में जो है 1s में जाता है, तो s कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तो इसके लिए पेयर बनाया तो 2 आ गया, हाइड्रोजन कंप्लीट, ये भी संतुष्ट हो गया, जिससे ये भी संतुष्ट हुआ। इस हाइड्रोजन से ये पेयरिंग किया तो ये भी संतुष्ट हो गया, इसका भी अष्टक पूरा हो गया। और इससे ये मतलब पेयरिंग किया तो इसका भी अष्टक पूरा हो गया। तो ये कभी भी भाग क्रिया में तब लेते हैं जब दोनों जो 2 परमाणु आपस में भाग ले रहे हैं और उस दोनों के भाग लेने से दोनों का अष्टक कंप्लीट होता है, तब जाकर वो क्या करते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन बनाते हैं। अदरवाइज संयोजी इलेक्ट्रॉन पॉसिबिलिटी नहीं है। तो इस प्रकार से हम देखें कि संयोजकता बैंड सिद्धांत क्या होती है। अब देखते हैं चालन बैंड। इसमें क्या होती है, इसकी एनर्जी अधिक होती है, इसकी उच्च एनर्जी वाले, ये क्या होते हैं, उच्च ऊर्जा वाले होते हैं, उच्च ऊर्जा वाले स्तर माना जाता है। संयोजकता बैंड को उच्च ऊर्जा स्तर वाले बैंड बोलते हैं, उच्च ऊर्जा वाले बैंड स्तर, ठीक है। और उसी प्रकार होता है चालन बैंड। चालन बैंड जो होती है वो निम्न ऊर्जा स्तर होती है। इसका ये ऊर्जा स्तर क्या होती है, निम्न ऊर्जा स्तर होती है, निम्न ऊर्जा स्तर वाले बैंड माना जाता है, निम्न ऊर्जा स्तर वाले बैंड। ये जो चालन बैंड होगी उसको हम लोग निम्न ऊर्जा स्तर वाले बैंड कहते हैं। अब देखते हैं चालन बैंड क्या क्या होती है। तो ये भी क्या होते हैं, पूर्ण, ये रिक्त हो सकते हैं, या तो इसका कंडीशन ये होता है या तो ये रिक्त रहेंगे या तो ये आंशिक रूप से भरे रहेंगे, रिक्त या आंशिक रूप, ठीक है। और ये जैसे इसका क्या होता है, या तो पूर्ण होता है या तो आंशिक रूप से भरा होता था। इसी प्रकार या तो ये रिक्त रहेगा या तो आंशिक रूप से भरा हुआ रहेगा। अब उसका दूसरा कंडीशन देखते हैं। तो दूसरा कंडीशन ये जो होते हैं, इसमें ये जो इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं वो ऊर्जा अभिग्रहित करने की स्थिति में होते हैं। मतलब ये कितने भी इलेक्ट्रॉनों को क्या कर सकते हैं, ग्रहण कर सकते हैं। जैसे ये उच्च, जैसे एक निश्चित कंडीशन में आने के बाद इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण नहीं कर सकता, लेकिन ये हर हमेशा इलेक्ट्रॉनों को क्या करेगा, ग्रहण करता है। क्लियर। तीसरा पॉइंट देखते हैं इसका। तो तीसरा पॉइंट ये कहता है कि जो चालन बैंड होती है उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन मुक्त इलेक्ट्रॉन या तो चालन इलेक्ट्रॉन कहते हैं।
तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो क्या होंगे, मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे। क्या होंगे, मुक्त इलेक्ट्रॉन। फ्री रहते हैं किसी को जोड़ने के लिए, लेने के लिए, देने के लिए, तभी तो ये ग्रहण ही कर रहे हैं। तो इस प्रकार के इलेक्ट्रॉन को हम क्या कहते हैं, तो इस प्रकार के इलेक्ट्रॉन को हम चालन इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो चालन बैंड के बारे में भी हमने देखा, संयोजकता बैंड के बारे में भी हमने देखा। अब देखते हैं वर्जित ऊर्जा अंतराल क्या होती है। ठीक है, तो वर्जित ऊर्जा अंतराल को समझने के लिए सबसे पहले हम लोग एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं। ये मान के चलो क्या है, तो कोई ग्राफ है। क्या है, कोई ग्राफ है। इस ग्राफ में हम लोगों का ये वाला जो पॉइंट है, इस ग्राफ के अंदर गया वो डॉटेड लाइन से हो गया, और ग्राफ से बाहर हम लोगों का कंप्लीट लाइन हो गया। ठीक है, और ये मान के चलो एक कोई अन्य दूसरा बैंड है। तो ये जो बैंड है, इसमें जो चालन बैंड होती है, क्या होती है, चालन बैंड होती है, वो क्या होती है, भर लेना अपने हिसाब से आप लोग। तो यहाँ पर जो चालन बैंड होती है वो ऊपर रहती है, और संयोजकता बैंड क्या होती है, नीचे रहती है। चालन बैंड ऊपर और संयोजकता बैंड क्या होती है, नीचे रहती है। चालन बैंड और संयोजकता बैंड को मैं समझा चुकी हूँ, है। चालन बैंड क्या होता है, संयोजकता बैंड क्या होता है। अब इसको ग्राफ में हम लोग ड्रॉ करके देखते हैं। ड्रॉ करके मतलब उसको डायग्राम से हम देखते हैं कि वर्जित ऊर्जा अंतराल किसे हम कह सकते हैं। तो ये जो है हम लोगों का चालन बैंड हो गया, ये क्या हो गया, संयोजकता बैंड हो गया। चालन बैंड और संयोजकता बैंड के लिए हम देखते हैं, तो वहाँ चालन बैंड जो होती है उसको हम क्या करते हैं, चालन बैंड होती है उसको EC से शो करते हैं। ठीक है, और संयोजकता बैंड होती है उसको EB से शो किया जाता है। चालन बैंड मतलब वो कंटिन्यू रूप से चल रही है। ठीक है, तो ये EC से, और ये वैलेंस बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, मतलब संयोजकता से, तो EB से जोड़ देते हैं। अब यहाँ के इन ये वाला बैंड और ये वाला बैंड के बीच जितने भी अंतराल बचे उसी को हम बोलते हैं वर्जित ऊर्जा अंतराल। क्या बोलते हैं, वर्जित ऊर्जा अंतराल। वर्जित ऊर्जा अंतराल कहने का मतलब ये है कि चालन बैंड और संयोजकता बैंड के बीचों बीच जितने भी गैप होते हैं उन गैप को हम वर्जित ऊर्जा अंतराल कहते हैं, जिसको EG से शो किया जाता है। किससे शो किया जाता है, EG से शो किया जाता है, जिसमें हम क्या करते हैं, वर्जित ऊर्जा अंतराल निकालते हैं किसी भी बैंड का। तो वर्जित ऊर्जा अंतराल EG बराबर हो जाता है कंडक्शन बैंड माइनस वैलेंस बैंड। अर्थात चालन बैंड में वैलेंस बैंड को घटा देते हैं, तो उस कंडीशन पर हम लोगों को क्या मिल जाती है, उसकी न्यूनतम ऊर्जा स्तर मिल जाती है, जो कि वर्जित ऊर्जा अंतराल कहलाता है। क्लियर है। तो इस प्रकार हमने डायग्राम से देखा वर्जित ऊर्जा अंतराल क्या होती है। वर्जित ऊर्जा अंतराल जो कि संयोजकता बैंड और चालन बैंड के बीच में जो ऊर्जा अंतराल होती है उसी को हम क्या कहते हैं, वर्जित ऊर्जा अंतराल कहते हैं। इस वर्जित ऊर्जा अंतराल में क्या होते हैं, तो इलेक्ट्रॉनों को संयोजकता बैंड से चालन बैंड में जाने के लिए आवश्यक जितनी भी न्यूनतम ऊर्जा की जरूरत होती है वही उसका वर्जित ऊर्जा होती है। और उसके न्यूनतम ऊर्जा को निकालने के लिए हम यदि कंडक्शन बैंड में वैलेंस बैंड को माइनस कर देते हैं तो हमें उसका अंतराल प्राप्त हो जाता है। अब यहाँ इसको समझने के लिए हम क्या किए हैं, तो एग्जाम्पल लिए हैं। क्या लिए हैं, एग्जाम्पल लिए हैं। इसको एग्जाम्पल से समझने के लिए हम लोगों ने लिया नाइट्रोजन परमाणु, सिलिकॉन परमाणु और जर्मेनियम परमाणु। ठीक है, अब यहाँ पर इतना हम परमाणु लिए हैं और इन सभी परमाणुओं का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं। सपोज हम नाइट्रोजन का ही करें तो हम लोगों को 1s2 और 2s2 और 2p क्या मिलता है, तो 3 मिलता है। इसी प्रकार यदि सिलिकॉन का करें तो सिलिकॉन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, सिलिकॉन का यदि करें तो सिलिकॉन का हम लोगों का परमाणु क्रमांक होता है कितना, शायद 16 है ना। तो उसका 16 सल्फर का होते हैं, 14 होता है नाइट्रोजन सिलिकॉन। ठीक, तो इसका हो जाता है 14 में 1s2 आता है, 2s2 आता है
और 2p 6 आता है और 3s 2 और 3p 2 10 12 14। ठीक, तो इस प्रकार हम लोग इसका किए क्या कर दिए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लिए। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किए तो आया 2 और 5। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किए तो ये अष्टक किया 2 और ये कितना तो 8 और ये कितना आया 4। इसका क्रम कैसे निकालना है जान रहे हो ना, बाउ नियम से 2 8 18 18 के क्रम में निकलता है 2 8 8 18 18 32 के क्रम में जो अब बाउ ने अपना नियम दिया था उसी के हिसाब से हम इसको क्या कर लेते हैं, निकाल लेते हैं। कोई डाउट नहीं है ना। तो यहाँ तक हम लोग इसको निकाल लिए। अब इसके बाह्यतम कक्ष रहे या तो आंतरिक कक्ष रहे, तो इसको आंतरिक कक्ष को यहाँ पर हम लोग मान के चलो 2 बैंडों से शो कर दिए, 1s हो गया। ठीक है, इसमें अष्टक पूरा हो गया। तो और इसमें ज़रूरत है क्या, नहीं, लेकिन इसका जो गैप होता है, ऊर्जा बैंड की गैप होती है वो इक्वल डिस्टेंस होती है, तो इसीलिए उसके समदूरस्थ ही हम क्या किए, 2s को भी रख दिए। किसको रख दिए, 2s को। फिर उसी के जस्ट ऊपर क्या रख दिए, 2p को रख दिए। किसको रख दिए, 2p को। फिर उसके ऊपर 3s 3p 4s 4p 3d ऐसे करके हम कंटिन्यू रखते जाते हैं। लेकिन यहाँ इसका वर्जित ऊर्जा अंतराल जो होती है या अंतरा परमाणु अंतराल बोलते हैं। अंतरा परमाणु अंतराल मतलब यहाँ से इन दोनों बैंडों से इसकी दूरी जो होती है वो निम्न स्तर पर है। ये जो है a, इसका अंतरा परमाणु अंतराल क्या है, मान के चलो a है, फिर क्या है b है, फिर क्या है c है, और एक स्थान ऐसा है कि वो d है। ठीक है, तो इस कंडीशन पर हम निकालते हैं। तो यहाँ जो है ये जो s कक्षक के लिए n का मान जो होता है 0, n के लिए नहीं, क्वांटम नंबर पढ़े हो आप लोग, क्वांटम नंबर यदि पढ़े होंगे तो यहाँ इस वर्जित ऊर्जा अंतराल में कैसे हम लोग इंक्रीजिंग कर रहे हैं, कैसे डिक्रीजिंग कर रहे हैं, वो आप लोगों को क्लियर होगा। ठीक है, तो इतना हम लोग देखते हैं इस वीडियो में। अगले वीडियो में नेक्स्ट चर्चा कर रहे हैं।